जिस तरह किसी इंसान के करंट सिचुएशन को समझने के लिए हमें उसके पास्ट को समझना पड़ता है, उसी तरह किसी जगह के करंट सिचुएशन को समझने के लिए भी हमें उस जगह के हिस्ट्री को समझना चाहिए। अगर हम बिहार के हिस्ट्री को देखें तो पता चलता है कि यहाँ के लोग डेवलपमेंट से भी ज़्यादा वैल्यू जातिवाद को देते आए हैं, और ये चीज़ हम लोग अभी भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इस बार 2020 के इलेक्शन में हमें अचानक से कुछ नया देखने को मिलता है। यहाँ के लोग विकास और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर सवाल उठाते हैं, और हम लोग ये भी देखते हैं कि चुनाव प्रचार में भी रोजगार जैसे मुद्दे पर वोट्स मांगा जाता है। इस बार बिहार में विकास और रोजगार जैसे मुद्दों का उठना और ऐसे मुद्दों पर चुनाव प्रचार में वोट्स मांगना, ये एक बहुत अच्छा संकेत है, और उसके पीछे कई कारण हैं। इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि चुनाव के आसपास जो मुद्दा उठाया गया और जिन मुद्दों पर वोट्स मांगा गया वो आगे चलकर कितना प्रभावशाली रह पाता है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद वो मुद्दा कितना लागू होता है वो हम सभी को बहुत अच्छे से पता है। यहाँ एक बात और आता है कि वोट देते समय यहाँ के नागरिक ऐसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देते हैं या फिर उसी जातिवाद के जाल में फंस जाते हैं जो बहुत पहले से चली आ रही है। यहाँ सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि बिहार के नागरिक के लिए जातिवाद विकास से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, और इसके पीछे कई कारण हैं। हम लोग अभी जातिवाद के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसे इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बिहार में ऐसा होने का वजह क्या है। भारत के आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। भारत के आज़ादी के बाद और 1970 से पहले बिहार का स्थिति लगभग ठीक ठाक था। 1973 में न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे भारत में महंगाई आसमान छू रहा था, सरकार में भ्रष्टाचार से सभी जनता परेशान थी और पूरा देश आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा था। उस समय भारत में कांग्रेस का शासन था और देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 18 मार्च 1974 को बिहार के स्टूडेंट्स जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में वहाँ बिहार आंदोलन शुरू करते हैं। उससे पहले 20 दिसंबर 1973 को गुजरात में वहाँ के स्टूडेंट्स नवनिर्माण आंदोलन शुरू करते हैं और मांग करते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल इस्तीफा दें और विधानसभा भंग करके फिर से जनरल इलेक्शन कराया जाए। स्टूडेंट्स के साथ आम जनता भी धीरे धीरे जुड़ जाती है। 3 जनवरी, 7 जनवरी, 10 जनवरी और 25 जनवरी को पूरे राज्य में हड़ताल किया जाता है। पुलिस और जनता के बीच हाथापाई होती है और हड़ताल दंगा में बदल जाता है। विरोध का दबाव होने के कारण उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देने के लिए कहती हैं। 9 फरवरी 1974 को मिस्टर पटेल इस्तीफा देते हैं और गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। विपक्ष की पार्टीज मांग करती है कि स्टेट असेंबली भंग की जाए। इस मांग के समर्थन में उस समय कांग्रेस के नेता मोरारजी देसाई 12 मार्च को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और 16 मार्च 1974 को इस स्टेट असेंबली को भंग करके इस आंदोलन को समाप्त किया जाता है। इस आंदोलन में 100 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, 3000 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं और 8000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इसी बीच उधर बिहार आंदोलन भी शुरू हो चुका था। 18 फरवरी 1974 को पटना यूनिवर्सिटी में बिहार के सभी छात्र संघ मिलकर आंदोलन को गति देने के लिए बिहार छात्र संघर्ष समिति BCSS का निर्माण करते हैं और इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं लालू प्रसाद यादव। 18 मार्च 1974 को BCSS बिहार विधानसभा के घेराव का ऐलान करता है। विधानसभा पहुंचने वाले सभी रास्ते को बंद कर दिया जाता है। सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री रामानंद सिंह के आवास पर आग लगा दिया जाता है। पटना में 3 स्टूडेंट्स पुलिस के द्वारा मारे जाने पर आंदोलन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 23 मार्च को पूरे राज्य में BCSS हड़ताल करने का घोषणा करता है और इसके साथ ही बिहार आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए जयप्रकाश नारायण से संपर्क करता है और वो मान जाते हैं। 8 अप्रैल को पटना में 10,000 स्टूडेंट्स मौन जुलूस निकालते हैं। स्टूडेंट्स और बिहार की जनता मांग करती है कि सभा को भंग किया जाए और सरकार इस्तीफा दे, लेकिन इसमें कोई भी सफल नहीं हो पाते हैं। जयप्रकाश नारायण मानते थे कि इंदिरा गांधी के शासन में सरकार भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक होती जा रही है, इसीलिए पूरे व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। इसी कारण से वे संपूर्ण क्रांति की घोषणा करते हैं। बिहार आंदोलन चलता रहता है और जयप्रकाश नारायण देश के सभी ओपोजिशन पार्टीज को एकजुट करने के लिए निकलते हैं, कांग्रेस पार्टीज को हराने के लिए। राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उसके री इलेक्शन में देरी होने पर मोरारजी देसाई फिर से भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। 10 जून को इलेक्शन कराया जाता है। 12 जून 1975 को रिजल्ट आता है और कांग्रेस हार जाता है।
उसी दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट चुनावी धांधली होने के कारण 1971 में हुए इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को अमान्य घोषित कर देता है, संसद की सीट से हटाने का आदेश देता है और अगले 6 साल के लिए किसी भी तरह के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देता है। आर्थिक समस्या, सरकार में भ्रष्टाचार और इंदिरा गांधी को दोषी पाए जाने के कारण पूरे देश भर में व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन होता है। इंदिरा गांधी इस्तीफा देने से मना कर देती हैं और 25 जून 1975 के रात पूरे देश भर में इमरजेंसी लागू कर दिया जाता है। इसके तुरंत बाद प्रमुख राजनेता जैसे जयप्रकाश नारायण, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, राजनारायण, इनके साथ साथ हजारों पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 21 महीने बाद ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 को हटाया जाता है। तब तक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सारे ओपोजिशन पार्टीज एकजुट होकर एक नया पार्टी बना चुका होता है, जिसका नाम था जनता पार्टी। 1977 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस हार जाता है और जनता पार्टी के नेता मोरारजी देसाई बनते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं कर्पूरी ठाकुर। 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई भारत में एक कमीशन की स्थापना करते हैं। इसका नाम होता है मंडल कमीशन। इस कमीशन के अध्यक्ष होते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि भारत में सामाजिक और शिक्षा के तौर पर पिछड़े वर्ग का पता किया जाए और समाज में जातीय भेदभाव दूर करने के लिए इन्हें आरक्षण दी जाए। सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा जैसी 11 अलग अलग पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं पिछड़े वर्ग को निर्धारित करने के लिए। इन पैरामीटर्स से भारत के 52% जनसंख्या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और मंडल कमीशन के ये रिपोर्ट सिफारिश करते हैं कि ओबीसी वर्ग के सदस्यों को केंद्र सरकार में और प्राइवेट सेक्टर में 27% का आरक्षण मिलना चाहिए और इनके साथ साथ SC/ST को भी। 1983 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट तैयार हो गया था, लेकिन उस समय देश में कांग्रेस शासन आ चुका था और उनका मानना था कि इसे लागू करने से पूरे देश भर में दंगा हो सकता है, इसीलिए वो इसे लागू करने से मना कर देते हैं। 1989 में भारत में जनता दल का सरकार बनता है। VP सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं लालू प्रसाद यादव। 7 अगस्त 1990 को VP सिंह मंडल कमीशन को लागू करते हैं, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था। इसके साथ ही उत्तर भारत में स्टूडेंट्स इसके खिलाफ बहुत ही व्यापक रूप से विरोध करते हैं। उस समय के ओपोजिशन पार्टीज़ BJP, कांग्रेस और इनके यूथ विंग्स, जो उस समय सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिव थे, पूरे देश के विद्यार्थी को भड़काने में सक्षम रहे थे। यही कारण था जिससे 200 से भी ज़्यादा विद्यार्थी आत्मदाह कर चुके थे और उसी आत्मदाह करने के कारण 62 स्टूडेंट्स का मौत भी हो चुका था। इस सब के कारण सुप्रीम कोर्ट टेम्पोररी स्टे ऑर्डर लगा देता है, लेकिन 1992 में इसे पूर्ण रूप से लागू कर देता है। ये सब देखने के बाद 5000 साल से चली आ रही जातिवाद बिहार में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सारे पिछड़े वर्ग के लोग अपर कास्ट को वोट देना बंद कर देते हैं और वो चाहते हैं कि उनका नेता भी उन्हीं के वर्ग से हो। VP सिंह इस कमीशन को लागू करने के बाद कहते हैं कि लोग अब सोशल जस्टिस के नाम पर अपना राजनीतिक करियर का निर्माण करते हैं और मैंने इसके लिए अपना बलिदान दिया है। क्या आपको लगता है कि मैंने 1% भी राजनीतिक शक्ति का प्रवाह किया है? 1996 में VP सिंह को फिर से प्रधानमंत्री का पोस्ट ऑफर किया जाता है, लेकिन वो एक कविता के साथ उस पोस्ट को नकार देते हैं। मैं उस कविता को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसे पढ़िएगा ज़रूर, बहुत ही बेहतरीन कविता है। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका एक नारा होता है, विकास नहीं सम्मान चाहिए। और इसके पीछे कारण था, एक इंसान के तौर पर भी हम उसी चीज़ को पहले पाना चाहते हैं जिसकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा महसूस हो, और उस समय बिहार का स्थिति भी कुछ ऐसा ही था। लालू प्रसाद यादव उस समय कुछ ऐसे पॉलिसीज़ लाते हैं जिसका असर पिछड़े वर्ग के लोगों पर सीधा दिखता है, जैसे चरवाहा स्कूल का लागू करना, तारी पर टैक्स हटा देना, और सबसे ज़रूरी पिछड़े वर्ग के लोगों से जुड़े आरक्षण के नियमों से लापरवाही करना उस समय बहुत बड़ा जुर्म बना दिया गया था। लालू यादव के शासन में पिछड़े वर्ग के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी के लिए भर्ती किए जा रहे थे। पिछड़े वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए भर्ती करने के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया और हायर
ऑफिसर्स को लगातार इधर से उधर ट्रांसफ़र करते रहना, ये भी लालू प्रसाद यादव के प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये सब कुछ के कारण पूरे राज्य का व्यवस्था ध्वस्त हो जाता है, लेकिन फिर भी पिछड़े वर्गों का बड़े पैमाने पर समर्थन होने के साथ साथ सम्मान पर जोर देने के कारण शासन चलता रहता है। और लालू यादव के साथ उनके समर्थक के लिए भी विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण सम्मान ही था। बिहार के एक ज़िला समस्तीपुर में लालू यादव लाल कृष्ण आडवाणी के विवादास्पद रामरथ यात्रा को रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इससे बिहार के मुस्लिम्स के अंदर भी लालू यादव के प्रति विश्वास पैदा होता है। बिहार के मुस्लिम्स 1989 के भागलपुर दंगा के बाद अपने आप को काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इस दंगा में लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और 50,000 से भी ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। राबड़ी यादव के शासन में लालू यादव जेल में रहते हुए ही पूरा सरकार चला रहे थे। ये वही समय था जब पूरे बिहार में हर जगह सिर्फ माफिया पैदा हो रहे थे। किडनैपिंग, मर्डर, गैंगवार, ये सब बहुत आम हो गया था। अपर कास्ट, लोअर कास्ट दोनों से क्रिमिनल्स निकल रहे थे, अपना अपना क्षेत्र कंट्रोल करते थे। पूरे राज्य का संपूर्ण सत्यानाश हो चुका था। 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार बिहार के सत्ता में आते हैं। सत्ता में आते ही काफ़ी हद तक क्रिमिनल पॉलिटिशियंस और बाहुबली से राज्य को छुटकारा दिलाते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट को बदलकर पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट किया जाता है। नीतीश कुमार हमेशा से अपने आप को किसी जाति विशेष का नेता के रूप में दिखाने से बचते आए हैं। शायद इसीलिए उन्हें लगभग सभी जाति से समर्थन मिलता रहता है। नीतीश कुमार के शासन में हमें कई चीज़ों में ग्रोथ देखने को भी मिलता है। हम ये भी देखते हैं कि लोग विकास और रोज़गार की मांग कर रहे हैं। बिहार की जनता अपने ऊपर से माइग्रेंट वर्कर्स का टैग भी हटाना चाहती है। बिहार के जातिवाद और डेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे डाटाज हैं और बिहार की जनता अब विकास और रोज़गार की मांग क्यों कर रही है, इसके बारे में हम लोग किसी अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।